नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको यकीनन डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। उन्होंने हमें बताया है कि ये उनकी खुद की एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, आज की ये कहानी जिनकी है वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और जिनका नाम घनसुख दास है, जिन्होंने हमें अपने साथ घटी एक ऐसी खौफनाक और भयानक घटना के बारे में बताया है जिसे सुनने के बाद आपको हकीकत में डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, मैं आपसे बार बार डर शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने उनकी ये कहानी सुनी तो एक पल के लिए मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। इसलिए मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने ताकि आपको भी उस व्यक्ति के साथ घटी उस खौफनाक और भयानक घटना का एहसास हो सके। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को अब हम घनसुख दास के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम घनसुख दास है और पहले मैं अनाज मंडी में अनाज दाने का काम करता था। रोज सुबह उठकर मंडी में आता। वहां का माहौल भारी और काम बहुत सख्त था। कमाई, हाँ, वो तो बस गुजारे लायक ही थी। कभी कभी तो लगता था कि जैसे जीवन बस इसी कड़ी मेहनत और 2 वक्त की रोटी के बीच सिमट गया है। लेकिन जब भी मेरी मंडी में ट्रक ड्राइवरों से बात होती, वे हमेशा यही कहते, अरे यार, आज तो बड़ी कमाई हो गई। मुझे ये सुनकर जलन होती थी। आखिर मैं भी तो मेहनत करता हूं, फिर भी हाथ खाली क्यों? एक दिन मैंने तय किया कि अब और नहीं, मैं भी ट्रक चलाने का काम करूंगा। मेरा दोस्त रणजीत, जो पहले से ही ट्रक चलाता था, उसने मुझे इस काम में आने का सुझाव दिया था। उसने कहा, घनसुख, एक बार तू इस काम में आ गया तो तेरी भी किस्मत चमक जाएगी। मुझे भी यही लगा, लेकिन मैंने मेरे दोस्त को बोला, पर यार, मुझे ट्रक चलाना तो आता ही नहीं है। और फिर मेरे दोस्त ने हंसते हुए बोला, अरे यार घनसुख, वो तो मैं तुझे 2 दिन में ही सिखा दूंगा। और फिर आखिरकार मैंने अनाज मंडी का काम छोड़कर ट्रक ड्राइवर बनने का फैसला किया। रणजीत ने मेरी मदद की और मुझे अपने साथ ही काम पर रख लिया और बोला, पहले तू मेरे साथ रहकर अच्छे से ट्रक चलाना सीख ले, फिर मैं तुझे एक ट्रक दिलवा दूंगा। और हम दोनों मिलकर रात की लंबी यात्राएं करने लगे। एक रात की बात है जब हम एक बेहद सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। रात गहरी थी और सन्नाटा इतना था कि अपनी ही सांसें भी सुनाई दे रही थीं। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। हमें एक छोटे गांव से गुजरना था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। मैंने रणजीत से कहा, यह रास्ता कुछ सही नहीं लग रहा यार, अजीब सी ठंडक है और दिल में बेचैनी हो रही है। रास्ता इतना सुनसान था कि दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। पेड़ों के बीच से हवा चलती तो एक अजीब सी साएं साएं की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई हम पर नजर रखे हुए हो। मेरे अंदर अजीब सा डर बैठा हुआ था। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। तभी रणजीत ने मेरी हालत देखकर हंसते हुए कहा, अरे घनसुख, तुझे तो कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। ये रात है यार, ऐसे ही थोड़ा अंधेरा और ठंड होती है। तू तो पक्का डरपोक है, ट्रक चलाने आया है और ऐसे ही डरने लगा। मैंने थोड़ा हंसने की कोशिश की, पर अंदर से बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मैंने रणजीत से कहा, यार मजाक मत कर, कुछ तो गड़बड़ है इस रास्ते में। दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ है। रणजीत ने मुझे हल्के से धक्का देकर हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है घनसुख, तू बस ज्यादा सोच रहा है। तुझे ना आज रात भूत प्रेत वाली कहानियां सुननी नहीं चाहिए थी। अब देख, तुझे हर जगह डर ही नजर आ रहा है। रणजीत ने हंसते हुए कहा, अरे यार, तू तो बस ऐसे ही डर रहा है क्योंकि तेरा दिमाग खाली बैठकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। देख, जब आदमी खाली बैठा होता है तो उसे डर और अजीब ख्याल ही आते हैं। तुझे ट्रक चलाने का कोई अनुभव भी नहीं है, इसलिए तुझे हर चीज खौफनाक लग रही है। उसने अपनी सीट से उठते हुए मुझसे कहा, ले, अब तू ट्रक चला। जब तू स्टीयरिंग पर ध्यान लगाएगा तो सारा डर अपने आप भाग जाएगा। जब सामने सड़क होगी और तेरा पूरा ध्यान रास्ते पर होगा तो डर के लिए दिमाग में कोई जगह ही नहीं बचेगी। मैंने उसे हिचकिचाते हुए देखा। यार, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी चला पाऊंगा, पहले कभी इतनी रात को ड्राइव नहीं की। रणजीत ने फिर मजाक उड़ाते हुए कहा, देख, अब डरपोक मत बन। अगर तू ट्रक ड्राइवर बनना चाहता है
तो तुझे हर हालत में हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अब ट्रक संभाल और ये खौफ फौफ सब छोड़ दे। रणजीत की बात सुनकर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली। दिल में डर तो था, लेकिन अब मैं उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। मैंने धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाया। रास्ता अब भी सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। सड़क के दोनों किनारे घने पेड़ थे जो हल्की हवा के चलते अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। रणजीत ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, देख, अब तेरा ध्यान ड्राइविंग पर है तो तुझे डर भी नहीं लग रहा। मैंने कहा था ना, बस दिमाग को व्यस्त रखना चाहिए। और फिर उसने सिगरेट जलाते हुए खिड़की से बाहर झांका। मैंने उसकी बात का जवाब दिया, हाँ यार, पर फिर भी ये रास्ता अजीब सा लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। रणजीत ने एक लंबा कश लेते हुए कहा, अरे छोड़ ना, ये सब तेरी सोच का फितूर है। अब तो बस गाड़ी चलाते रह और जल्दी से इस रास्ते को पार कर लें। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ाई, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हवा और तेज होती जा रही थी। अचानक कुछ दूर पर मुझे सड़क के किनारे एक छाया सी दिखाई दी। मैं चौंक गया और ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। रणजीत, वो देख, सामने कुछ है, मैंने उसे इशारा करते हुए कहा। रणजीत ने ध्यान से देखा और कहा, अरे यार, ये तो कोई आदमी लग रहा है। रात के इस वक्त यहां क्या कर रहा है? रणजीत की बात सुनकर मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी धीमी कर दी और ध्यान से उस आदमी की तरफ देखा। वो दूर से एक सामान्य इंसान की तरह ही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम उसके पास पहुंचते गए, उसका हुलिया अजीब और डरावना दिखने लगा। वो आदमी बिना हिले डुले सड़क के किनारे खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर गहरा अंधेरा छाया था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान छुपाई हो। रणजीत ने कहा, यार, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। इतनी रात में यहां कोई क्यों खड़ा होगा? और उसके हाव भाव भी ठीक नहीं लग रहे। मैंने घबराते हुए कहा, रणजीत, मुझे सही नहीं लग रहा। तू सही कह रहा था, शायद हमें रुके बिना आगे बढ़ जाना चाहिए। रणजीत ने फिर मजाकिया लहजे में कहा, अरे यार, तू तो पक्का डरपोक है। हो सकता है बेचारे को मदद चाहिए हो। चल, रुकते हैं और देखते हैं। रणजीत के कहने पर मैंने हिचकिचाते हुए ट्रक को उस बूढ़े आदमी के पास ले जाकर रोक दिया। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि मुझे लग रहा था कि वो किसी भी पल बाहर निकलकर दौड़ जाएंगी। रणजीत ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब देख, कुछ नहीं होगा, तू बस ज्यादा सोच रहा है। उसने खिड़की से बाहर सिर निकालते हुए उस बूढ़े आदमी को आवाज लगाई, ओ बूढ़ू, क्या बात है? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? कुछ मदद चाहिए क्या? वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी हिला नहीं, जैसे उसने रणजीत की आवाज सुनी ही ना हो। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और वो उसी दिशा में खड़ा रहा जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रहा हो। रणजीत ने फिर से आवाज लगाई, बाबा, सुन रहे हो क्या? लेकिन इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो बस वैसे ही खड़ा रहा, ठंडी हवा में स्थिर, जैसे पत्थर की कोई मूर्ति हो। अब मेरा डर और बढ़ गया था। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने रणजीत से कहा, यार, ये ठीक नहीं लग रहा, हम यहां से निकलते हैं। यह आदमी सामान्य नहीं लगता। रणजीत ने थोड़ी झुंझलाहट में कहा, अरे यार, थोड़ा सब्र रख, हो सकता है बूढ़ा आदमी बहरा हो। चल, बाहर चलकर देखते हैं, मैंने डर के मारे कहा। रणजीत, मैं तुम्हें कह रहा हूं, यह सही नहीं लग रहा, हमें यहां से चलना चाहिए। रणजीत ने मेरे मन की बात को अनसुना करते हुए कहा, अरे यार, तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा, तू यहां ट्रक में ही बैठा रह। फिर उसने दरवाजा खोल दिया और बाहर निकल गया। मैं उसे अंदर से ही देखता रहा। दिल में डर की लहरें दौड़ रही थीं। रणजीत धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी के पास गया और फिर से उसे आवाज लगाई, ओ बाबा, सुनिए, क्या आप ठीक हैं? यहां इतनी रात को क्या कर रहे हैं? इस बार बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर घुमाया और रणजीत की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन वो अब भी वैसे ही खड़ा था। रणजीत ने फिर पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं और क्या आपको कोई लेने आ रहा है? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मेरा बेटा मुझे लेने आने वाला है, मुझे यहां खड़ा रहने को कहा है। रणजीत ने पूछा, कितनी देर में आएंगे आपके बेटे? बूढ़े ने एक खाली नजर से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जल्दी आएगा। रणजीत ने मुझे देखा और कहा, अरे यार, यह आदमी बस अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अंदर की बेचैनी अब भी कम नहीं हुई थी। रणजीत ने बूढ़े आदमी से कहा, चलो, कोई बात नहीं, हम आपको आगे तक छोड़ देते हैं। आपका बेटा पता नहीं कब तक आएगा और आपको यहां अकेला छोड़ना भी सही नहीं होगा। बूढ़े आदमी ने हमारी बातों को सुनते ही मना कर दिया।
उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे यहां पर कोई परेशानी नहीं है। मेरा बेटा जल्दी आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रणजीत ने थोड़ी असहजता से कहा, पर आपको अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। चलिए, हम आपको आगे तक छोड़ देते हैं। बूढ़े आदमी ने अब भी मना करते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे वाकई में कोई मदद नहीं चाहिए। मैं यहीं पर ठीक हूं। रणजीत और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। रणजीत ने हल्के से सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। फिर उसने कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइए। बूढ़े आदमी ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, अगर कुछ देना ही है तो मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो कृपया दे दीजिए। रणजीत ने तुरंत अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हुए कहा, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप ये पैसे ले लीजिए, शायद इससे आप कुछ खा सकते हैं। बूढ़े आदमी ने पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, कुछ खाने की चीज चाहिए। मैंने झिझकते हुए कहा, हमारे पास ट्रक में कुछ बिस्किट और पानी का बोतल है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, बिस्किट और पानी ठीक रहेगा। मैंने ट्रक से बिस्किट और पानी का बोतल निकाला और उसे बूढ़े आदमी की ओर बढ़ाया। उसने चुपचाप बिस्किट लिए और पानी पीने लगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही गहराई और रहस्यमयता थी। रणजीत ने फिर से कहा, अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइए। बूढ़े आदमी ने सिर झुका लिया और कहा, धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, मुझे यहां किसी और मदद की आवश्यकता नहीं है। हमने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। रास्ता अंधेरे और सन्नाटे से भरा हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक मुझे याद आया कि हमने अपने लिए थोड़े से चिकन के टुकड़े रखे थे जो आगे के रास्ते पर खाने के लिए थे। मैंने रणजीत से कहा, यार, हमसे एक गलती हो गई, हमने उस बूढ़े आदमी से चिकन के बारे में पूछा ही नहीं। हमारे पास वो बचा हुआ चिकन रखा था जो शायद उसे दे सकते थे, उसने तो खाने के लिए ही मांगा था। रणजीत ने हंसते हुए कहा, अरे घनसुख, तुझे लगता है कि वो बूढ़ा आदमी चिकन खा पाता? वो तो बस बिस्किट और पानी से ही खुश था। वैसे भी वो इतना कमजोर लग रहा था कि शायद उसे चिकन खाने की आदत ही ना हो। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी उसे चिकन दे सकते थे। कम से कम हमारे पास कुछ और देने को होता। रणजीत ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे यार, तू भी ना ऐसे ख्यालों में मत पड़। हमने जितना कर सकते थे उतना किया, अब आगे बढ़, हमें और लंबा सफर तय करना है। रणजीत की बात मानते हुए मैंने सिर हिला दिया और ट्रक पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक ट्रक के पीछे से एक जोर की आवाज आई, मानो किसी ने ट्रक के पिछले हिस्से पर जोर से मारा हो। मैं चौंक गया और तुरंत ब्रेक लगा दिए। रणजीत भी चौकन्ना हो गया। ये क्या था? उसने घबराते हुए पूछा। मैंने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन घने अंधेरे के अलावा कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। पता नहीं यार, लेकिन आवाज बहुत जोरदार थी, जैसे कोई पीछे से टकराया हो। मैंने कहा। रणजीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चल, मैं उतर कर देखता हूं, हो सकता है कोई जानवर हो या कुछ और। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक से नीचे कूद गया और ट्रक के पीछे की ओर बढ़ने लगा। मैं ट्रक में बैठा, सांस रोके उसकी हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए था। रणजीत धीरे धीरे ट्रक के पीछे गया और टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार कांप रही थी, मानो कुछ असामान्य हो। कुछ ही सेकंड बाद रणजीत की टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और वो अंधेरे में गायब हो गया। मेरे दिल की धड़कनें अचानक और तेज हो गईं। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर कर गई थी। मैंने तुरंत उसे आवाज दी, रणजीत, कहाँ हो यार, क्या हुआ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। मेरे गले से हल्की घबराहट भरी आवाज निकली, रणजीत, जवाब दे यार। लेकिन मेरे दोस्त की कोई आवाज नहीं आई। चारों ओर गहरा अंधेरा और सन्नाटा था, जिसने मेरे दिल की धड़कनें और तेज कर दी थी। मैंने फिर से जोर से कहा, रणजीत, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मेरे शब्द हवा में खो गए। कोई जवाब नहीं आया। अब मैं पूरी तरह से परेशान हो गया। सोचते सोचते मैंने तय किया कि ट्रक में बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा कि रणजीत को क्या हुआ है। मैंने धीरे धीरे ट्रक से बाहर कदम रखा और अंधेरे में कुछ दूर बढ़ने लगा।
मेरी आंखें अंधेरे में ठीक से देख पाने के लिए संघर्ष कर रही थीं और ठंडक ने मेरे शरीर को घेर लिया था। मैंने अपनी टॉर्च को ऑन किया और उसके कमजोर प्रकाश में चारों ओर देखने लगा। जब मैं ट्रक के पीछे गया तो वहां मैंने ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे सामने रणजीत का शव पड़ा हुआ था। उसके सिर से खून बह रहा था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह अभी भी हैरान और दुखी था। उसका सिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चीज से वार किया गया हो। घाव बहुत गहरा था और खून लगातार बह रहा था, जिससे पूरी जगह लाल हो गई थी। मैंने अपने गले में एक अजीब सी घबराहट महसूस की। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। रणजीत का ऐसा हाल देखकर मेरे शरीर से जैसे सारी ताकत ही निकल गई। आंसू मेरी आंखों में भर गए, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। दिमाग में बहुत सारे ख्याल घूम रहे थे। अब क्या करना है? कैसे इस स्थिति से बाहर निकलना है? क्या यह सब किसी हमले का नतीजा था या फिर कुछ और? मैं इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी मुझे ट्रक के सामने से किसी तरह की आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक तरह की सरसराहट या खिसकने की आवाज थी, जो अंधेरे में बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में मोड़ी और तेजी से ट्रक के सामने की ओर बढ़ा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी आंखें जो देख रही थीं, उसे देखकर मेरा दिल डर से कांप उठा। वहां ट्रक के सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके पास पहले हम रुके थे। इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था जो खून से सना हुआ था। वो ट्रक के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसे किसी खास चीज की तलाश हो। मेरे कदम थम गए और शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी उस बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसने तुरंत मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक भयानक पागलपन था जो मेरे दिल को और जोर से धड़काने लगा। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मेरे हाथ से टॉर्च तक गिरते गिरते बची। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो अपने हथौड़े को घसीटते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक क्रूरता थी जिसे देखकर मैं जड़ हो गया। मेरे पैर मानो जमीन से चिपक गए थे और मैं अपनी जगह पर हिल भी नहीं पा रहा था। वो बूढ़ा आदमी मेरे करीब आया और जोर से चिल्लाया, मुझे वो मांस चाहिए, मुझे वो मांस दो। उसकी आवाज ऐसी थी मानो उसने अपनी पूरी आत्मा के साथ चिल्लाया हो। उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज से ऐसा लगा जैसे वो कुछ भयानक करने वाला है। वो बूढ़ा आदमी मेरे और करीब आया और फिर से जोर से चिल्लाया, मुझे वो मांस दो, मुझे वो मांस चाहिए। उसकी आवाज अब और भी भयानक और खौफनाक लग रही थी, जैसे किसी भूखे दरिंदे की चीख। मैं अंदर तक कांप गया था, लेकिन अब मेरी समझ में आ चुका था कि वो बूढ़ा आदमी मुझसे उस चिकन की मांग कर रहा था जो हमने अपने लिए रखा था। मेरा दिमाग ठहर सा गया था, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। मेरी घबराहट चरम पर थी और मैं समझ गया था कि अगर मैंने उसे वो चिकन नहीं दिया तो वो कुछ भी कर सकता है। उसका खून से सना हथौड़ा और रणजीत की लाश मेरे सामने थी। यह सब मुझे सचेत करने के लिए काफी था कि यह आदमी कितना खतरनाक हो सकता है। मैं कांपते हुए ट्रक की ओर भागा जहां हमने वो चिकन रखा था। मेरी उंगलियां थरथरा रही थीं, लेकिन मैंने किसी तरह से ट्रक का दरवाजा खोला और चिकन का पैकेट निकाला। मेरी सांसें उखड़ी हुई थीं और मैं लगातार उस बूढ़े आदमी की ओर देख रहा था जो अब भी वहीं खड़ा मुझे घूर रहा था। जैसे ही मैंने कांपते हुए हाथों से उस बूढ़े आदमी की तरफ मांस का पैकेट फेंका, वो अचानक बिजली की तेजी से उस पर झपटा। उसकी आंखों में एक वहशी भूख थी। उसने पैकेट को खोलने की जहमत भी नहीं उठाई, बस वैसे ही लपक कर मांस पर टूट पड़ा। वो मांस को बुरी तरह से चाटने और खाने लगा, जैसे उसे सालों से खाना ना मिला हो। उसकी हरकतें इंसानी नहीं लग रही थीं। वो जानवरों की तरह गुर्रा रहा था और मांस के हर टुकड़े को नोच नोच कर खा रहा था। मैं ये सब देखकर पत्थर की तरह जड़ हो गया था। मेरे शरीर में डर के मारे हलचल तक नहीं हो रही थी। उसकी खौफनाक आवाजें मेरे दिल को दहला रही थीं। वो मांस के टुकड़े को अपने नाखूनों से नोचता, फिर उसे चबाते हुए ऐसे गुर्राता जैसे कोई भयंकर जानवर शिकार पर टूट पड़ा हो। उसकी हरकतें इतनी डरावनी थीं कि मैं और वहां खड़ा नहीं रह पाया। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं जैसे तैसे खुद को संभालते हुए धीरे धीरे ट्रक की तरफ पीछे हटने लगा, बिना आवाज किए। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा कि मेरी सांस भी मेरे डर को बयां कर रही है।
मैं धीरे धीरे कदम पीछे हटाता रहा, इस कोशिश में कि उस बूढ़े आदमी को मेरी हरकतों का पता न चले। उसकी गुर्राहट और मांस पर टूट पड़ने की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं और मेरे पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मैंने फुर्ती से दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। मेरी उंगलियां थरथरा रही थीं, लेकिन किसी तरह से मैंने ट्रक की चाबी घुमाई। इंजन ने पहले झटका लिया, फिर चालू हो गया। मैंने एक पल के लिए सामने देखा। वो बूढ़ा आदमी अब भी मांस को नोच रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। बिना देर किए मैंने गाड़ी को गियर में डाला और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा दिया। मेरी निगाहें अब भी उस बूढ़े आदमी पर थीं, जो अब भी जमीन पर झुका हुआ था। जैसे ही ट्रक ने स्पीड पकड़ी, मैं उसकी दृष्टि से बाहर हो गया, लेकिन उसकी गुर्राहट और चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। उस बूढ़े आदमी के खौफनाक चेहरे और उसकी डरावनी हरकतों ने मेरी हिम्मत को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। रणजीत की लाश ट्रक के पीछे पड़ी थी, लेकिन उस डर के साए में मैं इतना भी साहस नहीं जुटा पाया कि उसे अपने साथ ले आऊं। मेरे अंदर सिर्फ एक ही ख्याल दौड़ रहा था, किसी भी तरह इस जगह से दूर भागना है। मैंने अपनी आंखों में आंसू लिए ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरे पास लौटने की कोई हिम्मत नहीं थी। रणजीत को वहीं छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर उस वक्त उस खौफ के आगे मैं बेबस हो गया था। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, किसी तरह जल्द से जल्द शहर पहुंचना और पुलिस को सब कुछ बताना। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे और आंखों के सामने बार बार रणजीत का चेहरा और उस बूढ़े आदमी की खौफनाक शक्ल घूम रही थी। हर गुजरते पल के साथ मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। सड़क वीरान थी और चारों ओर अंधेरा था। हर साया, हर पेड़ मुझे कुछ अनहोनी की तरह महसूस हो रहा था, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। रुकने का मतलब था उस खौफनाक मंजर में वापस लौटना। बस थोड़ा और, मैंने खुद से कहा। शहर पास है, पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल में अब भी एक भारीपन था, एक पछतावा जो मुझसे कह रहा था कि मैं रणजीत को वहीं छोड़कर भाग आया। जब मैं अंततः शहर के पुलिस स्टेशन पर पहुंचा, मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी। थकावट और डर के मारे मैं पूरी तरह से चूर हो चुका था। पुलिस वालों ने मुझे देखा और तुरंत मेरी स्थिति को समझते हुए एक कुर्सी पर बिठा दिया। एक अधिकारी ने मुझे पानी का ग्लास दिया और कहा, शांत हो जाइए, पानी पीजिए, बताइए क्या हुआ है। मेरी आंखों में आंसू थे और हाथ अभी भी थरथरा रहे थे। मैंने पानी पीने के बाद धीरे धीरे अपनी हालत संभालते हुए पुलिस अधिकारियों को सब कुछ बताना शुरू किया। मेरे दोस्त रणजीत के साथ हम एक सुनसान रास्ते पर जा रहे थे, मैंने कांपती आवाज में कहा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो अचानक ट्रक के पास आया और मांस मांगने लगा। मैंने उसे मांस दे दिया, लेकिन फिर वह आदमी मेरे दोस्त को मार डाला और मांस के टुकड़े को बुरी तरह से नोचने लगा। पुलिस वाले मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने मुझसे और भी जानकारी मांगी और कहा, आपकी बातों से यह मामला गंभीर लग रहा है, हम जल्दी से वहां जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। मेरी हालत को देखते हुए पुलिस वालों ने मुझे शांत रहने और पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई और पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि वे तुरंत उस जगह की जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि वहां क्या हुआ था। पुलिस वालों ने मेरी स्थिति को समझते हुए मुझे धैर्य रखने को कहा और मुझे आश्वस्त किया कि वे हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उन्हें उस जगह पर ले जाना होगा जहां यह घटना घटी थी। मैंने सिर झुकाकर हामी भर दी और पुलिस के साथ उस सुनसान जगह की ओर बढ़ा। जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां मेरे दोस्त की लाश पड़ी थी, तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां केवल रणजीत की लाश पड़ी थी और चारों ओर बिखरे हुए चिकन के कुछ टुकड़े थे। बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे और सन्नाटे ने जगह को और भी डरावना बना दिया था। पुलिस वालों ने रणजीत की लाश की जांच की और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजने का आदेश दिया। एक पुलिस अधिकारी ने मुझसे कहा, हम इस मामले की गंभीरता से जांच करेंगे, फिलहाल आप हमें बताइए कि उस बूढ़े आदमी की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। मेरे दिल में एक भारीपन था और मैंने अपनी आंखों में आंसू के साथ कहा, उसका चेहरा बहुत भयानक था और उसकी आवाज में कुछ था जो सामान्य नहीं था, लेकिन उसकी पहचान के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। पुलिस ने मेरी बातों को सुना और मुझे आश्वस्त किया कि वे मामले की जांच करेंगे और सच्चाई को उजागर करेंगे।
उन्होंने मुझसे शांति बनाए रखने और किसी भी नई जानकारी के लिए संपर्क में रहने को कहा। मैं वहां से लौटते हुए अपने दिमाग में सिर्फ एक ही सोच के साथ था कि उस भयावह रात का रहस्य जल्द से जल्द सुलझे और मेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिले। लेकिन जब कुछ दिन बीत गए और पुलिस की ओर से कोई सूचना नहीं आई तो मैं चिंतित हो गया। लेकिन एक दिन पुलिस स्टेशन से मुझे बुलाया गया। वहां जाकर मैंने देखा कि पुलिस अधिकारी गंभीर और निराश नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, हमने उस बूढ़े आदमी के बारे में जांच की, लेकिन हमें कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। उस क्षेत्र की पूरी तलाशी ली गई, लेकिन उसकी कोई निशानियां नहीं मिली। इस मामले में कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण हमें इसे बंद करना पड़ा है। यह सुनकर मेरे दिल में एक गहरी निराशा और दुख का एहसास हुआ। रणजीत की मौत और उस रात का खौफनाक अनुभव मेरे दिमाग से बाहर नहीं जा रहा था। मैंने महसूस किया कि अब मेरे लिए ट्रक चलाना और उन भयावह यादों को फिर से जीना असंभव है। इस घटना के बाद मैंने ट्रक चलाने का ख्याल अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दिया। यह खौफनाक अनुभव और मेरे दोस्त की दुखद मौत ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन उस रात की यादें और रणजीत की कमी मेरे दिल में हमेशा बनी रही। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके अपना नाम और वो हमारी कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं बताया है। तो अब मैं उनके नाम लेता हूं। तो सबसे पहले है अनु गायकवाड़ है अंधेरी मुंबई से, आरतू है कानपुर से, पिंकू है असम से, मुनीश कुमार वो वाराणसी से, प्रकाश है काठमांडू से, राहुल है झारखंड से, लालू प्रसाद यादव है बिहार से, आलोक है उड़ीसा से, इमरान खान, जन्नत खान, रेहान खान और सुनीता है सिक्किम से, राजू है मणिपुर से, सुमन है हरियाणा से, रविंद्र है आगरा से, नदीम उद्दीन है तेलंगाना से, सिप्पा ब्रार है बठिंडा पंजाब से, निशी है दिल्ली से, विनोद जायसवाल है कोलकाता से, राजीव कुमार सक्सेना है यूपी से, अनु गायकवाड़ है अंधेरी मुंबई से, सतिया नारायण है उड़ीसा से, सीमा है महाराष्ट्र से, उमर है पाकिस्तान से, सूरज पंडित है आगरा से, किशन है गोरेगांव से और अब सबसे आखिर में सागर है असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।